आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। कुछ सवाल बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था? क्या आप सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा प्रदान की? अपने विचार व्यक्त कीजिए। और चौथा सवाल है, किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। और अगला सवाल जो अंतिम है, ये 64वीं बीपीएससी में पूछा है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं इसका शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में परिवर्तन बिंदु के रूप में देखा जाता है। यद्यपि चंपारण सत्याग्रह किसानों को 100% राहत दिलाने में असफल रहा, लेकिन अहिंसक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के इसने किसानों को लगान में 1/4 छूट के द्वारा जो राहत प्रदान की, उसने आने वाले समय में न केवल राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई तकनीक प्रदान की, बल्कि उसने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसके मूल चरित्र को परिवर्तित कर उसे जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। प्रथम बार शांतिपूर्ण प्रतिरोध के आगे सरकार को झुककर आंदोलन की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। यह आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति में अहिंसात्मक सत्याग्रह के नैतिक उपकरण के रूप में तब्दील करने की पृष्ठभूमि तैयार किया। यह किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हुए उसके सामाजिक जनाधार का भी विस्तार किया, जो राष्ट्रीय आंदोलन को सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की ओर उन्मुख किया। सभी पद्धतियों का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रयोग हुए। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम क्या थे। औपनिवेशिक शासन के आरंभ होते ही देश में ऐसी अनेक प्रकार की कर व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसने भारतीय किसानों का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था। औपनिवेशिक भू राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण जैसी व्यवस्था ने औपनिवेशिक शोषण को संस्थागत आधार प्रदान किया। इन्हीं की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले चंपारण के किसानों की हालत कर के बोझ से दयनीय होती चली गई। चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या क्या थे? चंपारण में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा वहाँ के किसानों से एक अनुबंध किया गया, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने को विवश किया गया। इसे 3 कटिया पद्धति कहा गया। इस पद्धति ने धीरे धीरे चंपारण के किसानों में नील्हे गोरों के प्रति असंतोष को जन्म दिया। इसके पीछे कारण यह था कि किसानों को न तो उचित मजदूरी मिलती थी और न ही नील की खेती मृदा के स्वास्थ्य की दृष्टि से ही उपयुक्त थी। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति तो प्रभावित होती ही थी, साथ ही फसल चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी में रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। फलतः किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जो किसान इस खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, उन पर मनमाने ढंग से लगान एवं कुछ अन्य गैर कानूनी कर बढ़ा दिए जाते थे। कर वसूली की विधि भी बर्बर और अमानवीय थी। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने गोरे, नील्हों और जमींदारों के प्रति असंतोष को जन्म दिया, और इसी की परिणति चंपारण विद्रोह के रूप में देखने को मिली। चंपारण में मतलब कि गांधी जी का चंपारण में आगमन।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जैसे चंपारण के किसान नेता द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद ने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। गांधी जी के आगमन के पहले ही गांधी जी चंपारण के आम जनों में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, जिसके कारण उनकी लड़ाई थोड़ी आसान हो चुकी थी। गांधी जी के चंपारण आंदोलन में अनेक प्रमुख सहयोगी थे: राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि। किसानों की समस्या के संबंध में गांधी जी मुजफ्फरपुर के कमिश्नर मैगेंड से मुलाकात की, लेकिन यहाँ गांधी जी को कोई आश्वासन नहीं मिला। मैगेंड ने न केवल जांच और सहायता करने से इनकार किया, बल्कि धारा 144 लगाकर गांधी जी को चंपारण पहुंचने से रोकने की भी कोशिश की। चंपारण आंदोलन के परिणाम क्या हुए? इस प्रकार के तमाम प्रयासों के बावजूद गांधी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी और ब्रिटिश सरकार के लिए गांधी जी द्वारा किए जा रहे इन शांतिपूर्ण प्रयासों को अनुचित ढंग से दमन करना एवं रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। बिहार के उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने 1917 ईस्वी में किसानों के कष्टों की जांच के लिए F.G. स्लाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का निर्णय लिया, जो चंपारण कृषि समिति कहलाई। इस समिति के अन्य सदस्यों में गांधी जी, हरिहर प्रसाद, अडानी, नारायण सिंह, रीड और रैनी थे। समिति ने गांधी जी के द्वारा दिए गए सुझावों को माना और अंततः अक्टूबर 1917 ईस्वी में जांच समिति ने इन सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि पहला, नील्हों द्वारा अवैध वसूली की राशि का 25% हिस्सा रैयतों को लौटाया जाए। तिनकठिया पद्धति समाप्त की जाए। मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ ही तिनकठिया समेत कृषि संबंधी सभी अवैध कानून समाप्त कर दिए गए। इसमें निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार ब्रिटिश भारत में चंपारण सत्याग्रह पहला पूर्णतः अहिंसक आंदोलन रहा, जिसमें उसने अपने उद्देश्यों को सुस्पष्ट करते हुए उनकी प्राप्ति भी की। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधीवादी पद्धति से प्रभावित हुआ। थैंक यू।